नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला के खोरठा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल देख रखा होगा कि ये जो क्लास है वो एक्साइज कांस्टेबल वालों के लिए है और आप लोगों का बहुत डिमांड था क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपसे कह रखा था कि बहुत जल्द एक्साइज कांस्टेबल का भी मैं कोर्स लाऊंगा। लगातार फोन लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि सर कोर्स कब लाइएगा, कोर्स कब लाइएगा, कोर्स कब लाइएगा। तो मैंने बार बार कहा कि देखो मेरा ऐप अभी रेडी हुआ नहीं है, जो ही ऐप रेडी हो जाता है आप लोगों को कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है और मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाए। क्या पढ़ना है ये हमें जो भी पाठ्यक्रम होता है उसकी जानकारी हमें पहले रख लेनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो आपको युद्ध की जानकारी होनी चाहिए, तलवार चलाने की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपको शस्त्रों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास एक सटीक रणनीति भी होनी चाहिए उस युद्ध में जीतने के लिए। अगर आपके पास रणनीति नहीं है तो आप जीत नहीं सकते हो। और ये एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम है बहुत जल्द ये एग्जाम होने वाला भी है, मगर इसके पहले क्या करेगा कि आप लोगों को दौड़ आएगा। सब जो लोग दौड़ में सेलेक्ट होंगे उन लोगों को ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा, मगर ये समय इतना कम होगा कि जो लोग पहले से तैयारी करके नहीं रखे होंगे वो शायद एग्जाम में पास ना कर पाए, क्योंकि पढ़ना भी बहुत कम नहीं है। आप लोगों का जो सिलेबस देख रखा है उसके लिए भी एक लिमिट में टाइम की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पन्ना खोला, सब पढ़े और एकदम दम धड़ाक धड़ाक रोबोट वाला फिल्मिया जैसा सब पन्ना पलटते जा रहे हैं और अंदर जाते जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। जो ही आपका दौड़ खत्म होगा आपको अधिक से अधिक जो समय दिया जाएगा वो एक आध महीने का समय दिया जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा आपको समय नहीं देगा, तुरंत एग्जाम ले लेगा सरकार। एकदम भाई एग्जाम लेने के मूड में है, एग्जाम तो होगा ही होगा। तो क्यों ना अपनी तैयारी को पहले से ही मजबूत कर लिया जाए, क्यों ना अपनी तैयारी को अच्छे अंजाम तक पहले ही पहुंचा दिया जाए। यानी कि जो भी आपके सिलेबस में उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि टक्कर तो जबरदस्त होगा इस एग्जाम में। और जो लोग खोरठा चूज किए हैं उन लोगों के लिए कहना ही क्या है। एक्साइज कांस्टेबल की एक बात जो है मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी, वो ये कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत छोटा है। खास करके जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं का पाठ्यक्रम दिया है वो पाठ्यक्रम बेहद छोटा है, यानी कि इसको आप बेहद कम समय में तैयार कर सकते हैं और इसमें अधिकतम अंक भी स्कोर कर सकते हैं। और जो पढ़ने के लिए दिया है वो काफी मजेदार भी है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। कंप्लीट पाठ्यक्रम के अनुसार से कक्षाएं उपलब्ध करवाऊंगा। सब कुछ आपको मेरे इस प्लेटफॉर्म पे मिलने जा रहा है और बेहद कम रेट में मिलने जा रहा है। अभी तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, मगर जान लीजिए कि इस सप्ताह के अंदर अंदर आपको बहुत कुछ पता खुद ब खुद चल जाएगा। अगर आप मेरा ये सिलेबस डिस्कशन का वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि इसके पहले ही आपको बहुत कुछ पता लग भी गया हो, पर कोई बात नहीं। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं और सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस के साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस तरह का एग्जाम आपका होगा। और हम लोग ये भी देखेंगे कि खोरठा का जो सवाल पूछा गया, क्योंकि पिछली बार इसका एग्जाम हुआ था, इसको रद्द कर दिया गया, तो पिछली बार एग्जाम हुआ था और सवाल जो है हमारे पास उपलब्ध है, तो किस तरह के सवाल पूछे गए थे और आने वाले यानी कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, ये भी हम क्या करेंगे आज के सेशन में जानने का प्रयत्न करेंगे। और सवालों को भी देखेंगे कहां से सवाल पूछा था। तो क्लियर है, एकदम आज के सेशन में आपका सारा पाठ्यक्रम को लेकर के जो संशय है वो क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, झारखंड उत्पाद सिपाही की यह कक्षा है जिसमें आपको क्या मिलने जा रहा है। तो क्या है एक्साइज कांस्टेबल का खोरठा सिलेबस पाठ्यक्रम, जानेंगे डिटेल से, एमसीक्यू के साथ जानेंगे। अब पाठ्यक्रम में एमसीक्यू थोड़े होता है, लेकिन पाठ्यक्रम के हिसाब से जो पिछली बार सवाल पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा है, वो क्वेश्चन भी आज के सेशन में मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है इसमें, लिखित परीक्षा, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, लिखित एग्जाम होगा, है ना। रिटेन एक होता है ना कि सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो नहीं होगा। आपका एग्जाम किस प्रकार का होगा, तो लिखित मोड में होगा, यानी कि रिटेन टेस्ट होगा आपका। तो आप लोग रिटेन टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आप लोग तैयार होंगे। अब ये रिटेन टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा इसको भी समझ लो, किस किस तरह से रिटेन टेस्ट लिया जाएगा। तो कह रहा है कि लिखित परीक्षा में, पढ़ो गौर से, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा आपको
केवल एक पेपर का एग्जाम नहीं होगा, 3 पेपर का एग्जाम होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग पहले से तैयारी करके रखेंगे वही लोग सिलेक्शन ले पाएंगे, वरना दौड़ने में आप कितना भी तेज क्यों ना हो, परीक्षा में आप चूक जाओगे अगर पहले से तैयारी नहीं कर रहे हो तो। और कहते हैं ना दोस्तों कि एक बार में कुछ नहीं हो जाता, हर चीज के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, टेस्ट देना होगा, तब जाकर के आप पूरी तरह से तैयार हो पाओगे। क्योंकि यहां पे सिर्फ आपके मस्तिष्क की क्षमता का जांच नहीं हो रहा है, आपको यह नहीं देखा जा रहा है कि आपका मेमोरी लेवल क्या है, वहां पे कंपटीशन है, आपको अपने प्रतिस्पर्धी को कहीं ना कहीं हराना पड़ता है, तब आप जॉब ले पाते हो, नहीं तो आप मेधा सूची में नहीं आ पाते, हार जाते हो। तो लिखित परीक्षा के निम्नलिखित 3 पत्र होंगे, यानी कि 3 पत्रों को आपको एग्जाम देना होगा, और ये तीनों पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी को भी इग्नोर करके मत चलना, वरना समझ लो कि आप गलती कर रहे हो। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। आपका जो एग्जाम होगा तीनों पेपर, यानी कि आपको 6 घंटा एग्जाम देना होगा। रिटन टेस्ट कितना घंटा देना होगा? 6 घंटा देना होगा, समझ लो, एकदम पैक वैक करके रखना सब कुछ। तो 3 पेपर और प्रत्येक पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, इस बात को याद रखना। और आगे इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न, अब प्रश्नों के बारे में बता रहा है कि तीनों पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो, अब देखो 2 घंटा टाइम दे दिया तीनों पेपर में, है ना, तीनों पेपर का 6 घंटा हो गया, एक पेपर में आपको 2 घंटा मिलेगा। और कह रहा है कि तीनों पत्रों के जो प्रत्येक प्रश्न होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन आपने सटीक जवाब दिया, सही जवाब दिया, तो आपको 3 नंबर मिलने जा रहे हैं, और सही उत्तर के लिए तो 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। मगर अगर गलती कर गए तो क्या होगा? इसमें साफ साफ लिखता है, कहता है कि अगर आपने गलती किया तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। यानी कि 3 अंक अगर आपने सही जवाब दिया तो मिलेगा, और 1 अंक आपका माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कब? जब आप गलती करते हो तब, ठीक है। इसलिए गलती करने से आपको बचना है। और गलती करने से कैसे बचोगे? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। और अच्छी तैयारी कैसे होगी? जब आपके पास सही रणनीति होगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? 3 पेपर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, और हर एक पेपर के, हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, सही अगर जवाब देते हैं तो, और गलत जवाब देते हैं तो 1 अंक को काट लिया जाएगा। आगे लिखता है कि जो आपके प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। बहुविकल्पीय उत्तर मतलब क्या? एक क्वेश्चन रहेगा, इसका फॉर्मेट क्या है कि क्वेश्चन रहेगा एगो, मान ली क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद A B C D ऐसे करके 4 गो आपको ऑप्शन देगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुविकल्प बोलते हैं। बहुविकल्प माने एक से अधिक विकल्प। तो कै गो विकल्प? तो 4 गो विकल्प देगा, और 4 विकल्पों में से ही एक को आपको चूज करना है। तो ये आपका क्या रहेगा? प्रश्न का फॉर्मेट रहेगा। ये क्या रहेगा? प्रश्नों का फॉर्मेट रहेगा। अब कहता है कि पत्र 1 विषय जो होगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा? भाषा ज्ञान। यानी कि पेपर 1 जो 2 घंटे का एग्जाम है, इसमें भाषा ज्ञान से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। और भाषा में से भी कौन सी भाषा भाई? तो यहां पे स्पष्ट किया है सिलेबस में, कहता है कि आपको इस परीक्षा में अरे कहां चला गया? हाँ, भाषा ज्ञान में क्या बोल रहा है? बोल रहा है देखो, हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। यानी कि पेपर 1 में आपको हिंदी भाषा से भी संबंधित सवाल पूछेगा और अंग्रेजी भाषा से संबंधित सवाल पूछेगा। क्लियर समझो? हिंदी भाषा से और अंग्रेजी भाषा से संबंधित सवाल पूछेगा, जिसमें से आपको 80 प्रश्न पूछेगा हिंदी का और 40 प्रश्न पूछेगा अंग्रेजी का। याद रखना, टोटल 120 प्रश्नों का एग्जाम होगा आपका पेपर 1। ये सब नोट कर लेना, जिन लोगों को नहीं आ रहा है उन लोग नोट कर लेना, एकदम डिटेल से नोट कर लेना। ये आपका क्या है? एग्जाम का पैटर्न है, ये आपको पूछेगा। तो पेपर 1 जो आपका होगा 2 घंटे का एग्जाम, 120 प्रश्न रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 120 को अगर हम लोग 3 से गुना कर दे तो कितना हो गया? 360 मार्क्स का क्या होगा? ये वाला एग्जाम होगा पेपर 1 का, 360 मार्क्स का। मगर इस पेपर 1 के साथ एक अच्छी बात है कि ये पेपर 1 का जो नंबर होगा ना, वो आपका ऐड नहीं होगा मेरिट में। समझ रहे हो? यानी कि ये वाला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, ये मेरिट नहीं बनाएगा। इसमें अगर आप बहुत अधिक नंबर ले आते हो तो आपको ये नहीं हो जाएगा कि आपका नंबर जुड़ जाएगा और वो मेरिट में आपके काम आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन ये कितना बदमाश है
कंडीशन लगा करके रखा है। क्या कंडीशन लगा करके रखा है? ये कहता तो है एक तरफ कि ये वाला नंबर हम मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि अगर आप इस पेपर में फेल हो गए तो आपका बाकी का पेपर जांच होगा ही नहीं, जाओ छुट्टी कर दिया आपका। इतना होशियार है, कह रहा है कि ज्यादा नंबर लाओगे तो जोड़ेंगे ना मेरिट में, होशियारी कर रहा है। और बोल रहा है अगर कम नंबर लाओगे ना, कितना कम लाना है, तो बोल रहा है कि 30% से अगर कम नंबर ले आए, 30% नंबर लाना जरूरी है पेपर 1 में क्वालिफाई करने के लिए। अगर 30% से कम नंबर ले आते हो तो कहता है कि आपका जो मार्क्स होगा, आपका जो और पेपर 2 और 3 पेपर है वो परीक्षा में मतलब उसको जांचा ही नहीं जाएगा, मतलब आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो पेपर 1 भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग हल्के में मत लेना। इस पेपर को भी रोज देखना, कम से कम 1 घंटा इस पेपर को जरूर देखना और इसमें भी अपना टाइम लगाना, इसमें भी अपना टाइम लगाना। क्लियर है? तो ये समझ में आया, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसी में देखो जो मैंने कहा वो आगे साफ साफ लिखा हुआ है आपके जो नोटिफिकेशन था उसमें कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब क्वालिफाई करने के लिए 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा, यानी कि 30% जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि इतना तो आपको लाना ही होगा। तो 120 का आपका 120 क्वेश्चंस में 30%, तो कितना हो जाएगा? 120 का 30% कितना हो जाएगा? यानी कि 36 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, 36 क्वेश्चन सही करना होगा। अगर आपका हिंदी बहुत अच्छा है तो आप 30-36 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, और नहीं भी तो हिंदी खूब पढ़ो, क्योंकि हिंदी से ही आपको 80 क्वेश्चन देगा, तो उसमें से 36 को नहीं बना सकेगा, अरे 40-50 को गर्दा उड़ा दो उसमें। तो 30% जो लोग लाएंगे उन्हीं का बाकी पेपर चेक होगा और क्वालिफाई कर पाएंगे वो, नहीं तो बाकी पेपर चेक ही नहीं होगा और शुरू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनको। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति असफल अयोग्य माने जाएंगे। नियुक्ति से असफल या अयोग्य माने जाएंगे, यानी वही बात जो मैंने कहा कि जो लोग 30% से कम लाएंगे उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वो समझ ले फेल हो गया, गल होकर कहानी खत्म। प्राप्तांक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है। और आप अगर जितना नंबर लाते हैं क्वालिफाई कर गए तो ये नहीं होगा कि ये वाला जो अंक आया आपका पेपर 1 में, जो अंक आया है वो आपका मेधा सूची के लिए वो नंबर ऐड कर लिया जाएगा, यानी मेरिट के लिए वो वाला नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। इस बात को यहां पे लिखा है कि प्राप्त अंक, यानी कि जो पेपर 1 में आप नंबर लाते हैं वो आपका मेरिट निर्धारण के लिए ऐड नहीं होगा, नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ो और समझो क्या कहता है आपके एग्जाम में। अब आ जाता है आपका पेपर 2। तो पेपर 1 का कहानी खत्म। सिंपल लैंग्वेज में ये क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 30% अंक लाना है, नहीं लाए तो समझ लो परीक्षा में आप खत्म हो गए, बाहर हो गए, मतलब आप रिजल्ट से बाहर हो गए। अब पत्र 2 पेपर 2। पेपर 2 क्या है? तो पेपर 2 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान। पेपर 1 भाषा ज्ञान था, पेपर 2 है आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान। अब इसमें से कितनी भाषाएं दिया है? तो इसमें देखो भाषाएं दिया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संताली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा को आप विकल्प के तौर पर क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं, यानी कि आपको इतना ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, यानी कि पेपर 2 के रूप में। जिस भाषा को आप चूज करोगे उसी भाषा का प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में मिलेगा, और फिर क्या है? फिर गर्दा उड़ाना है, और क्या। और इसमें अगर आप खोरठा चूज करते हो तो खोरठा की क्या पाठ्यक्रम होने वाली है ये आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले समझ लो कि परीक्षा का जो नेचर है वो किस प्रकार का, कैसा परीक्षा होगा आपका। तो पेपर 2 आपको क्या करना है? एक रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज को चूज करना है, जो इसमें विकल्प दिया उसी में से, और इसी में से जिस लैंग्वेज को आप चूज करोगे उसी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आगे लिखता है कि किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे, यानी कि इतना भाषा जो आप देखे ना, इनमें से किसी एक भाषा का ही आपको एग्जाम देना है पेपर 2 के रूप में। और इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस एग्जाम में, यानी कि एक्साइज कांस्टेबल का जो पेपर 2 वाला परीक्षा होगा, पेपर 2 वाला परीक्षा, जैसे आपने पेपर 1 देखा ना, पेपर 1 में क्या बोला कि 120 क्वेश्चन रहेगा, मगर पेपर 2 के साथ क्या किया है? इसका जो प्रश्न है उसका कुल संख्या रखा है 100 संख्या है प्रश्नों का, और 3 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न, यानी कि पेपर 2 अकेले आपका 300 मार्क्स का वेटेज लिए हुए है। और इसमें भी वही बात, अगर आप गलती करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, सही करोगे तो 3 नंबर दे दिया जाएगा। और वही होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जिसमें से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 4 में से एक सही ऑप्शन रहेगा जिसको आपको चूज करना है। तो अगर आप इस पेपर में 300 मार्क्स का ये पेपर है,
अगर इस पेपर में आप गर्दा उड़ा देते हो, समझ लो, अगर इस पेपर में आप 300 में 290 भी ले आते हो, 290, समझ रहे हैं, 290 नहीं तो कम से कम 275 या 250 प्लस भी ले आते हो, 250 प्लस, तो आप समझ लो कि रिजल्ट के करीब चले जाओगे आप, और आसानी से 250 प्लस ला सकते हो। इस पेपर में पिछली बार एग्जाम हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 95 प्लस क्वेश्चंस तो यूं ही बना करके आ गए थे, इतना आसान सा सवाल पूछा था। आज के सेशन में देखना, मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल है। तो यहां पे आप अधिकतम स्कोर कर सकते हो सही रीजनल लैंग्वेज को या सही ट्राइबल लैंग्वेज पेपर को चूज करके। अगर जो लोग खोटा पेपर चूज करते हैं तो उनके लिए तो भाई मैं हूं ही, मैं उनको मदद करने के लिए यहां पे खड़ा हूं। अब आ जाओ, आगे चलते हैं। आगे लिखता है कि पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी बोला है कि देखो आप जितना नंबर ला सकते हो वो मेरिट में तो ऐड होगा ही, लेकिन कम से कम 30% लाना ही होगा। तो ये इसमें उतना मायने नहीं रखता है 30% लाना, क्योंकि ये रिजल्ट वाला पेपर है, मेरिट में इसका नंबर ऐड होगा, तो इसमें आपको तो अधिक तो लाना ही होगा। तो खैर इस बात को छोड़िए, मगर कह रहा है कि इसमें भी आपको 30% कम से कम लाना है। 30% अगर नहीं लाओगे तो ये भी फिर पेपर समझ लो कि आपका गया, और जो 30% से कम लाएगा ओकर नौकरिया होगा, अपने दिमाग लगाओ, ऐसी वो रिजेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये बाद में रिजेक्ट करेगा, ओकर नौकरी से हाथ धो देगा वो। अगला है पेपर 3। तो पेपर 2 में आपने देखा पेपर 2 100 क्वेश्चन का होगा, और उसका खोटा जो सिलेबस है मैं आगे डिस्कशन करूंगा, पहले इसको मैं क्लियर बता दूं कि तीनों पेपर में क्या क्या है। अगला है पेपर 3, यहां पे पेपर 3 लिखा हुआ है, IIT लिखा गया है पेपर 3 है। पेपर 3 कह रहा है कि इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी, यानी कि पेपर 1 में 120 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, और पेपर 3 में 120 क्वेश्चन, और पेपर 2 और पेपर 3 आपका मेरिट तय करेगा। यानी कि इसमें आप जितना अधिक अंक ला सकोगे उतना आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, उतना अच्छा होगा। इसमें 120 क्वेश्चन पूछेगा, और क्या होगा, एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। 120 प्रश्न में कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछेगा वो क्लियर किया है। आपको पूछेगा सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, यानी कि जनरल स्टडी, जनरल स्टडी में जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, विविध हो गया, उन सब पोर्शन से मिला करके आपको 40 प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा झारखंड राज्य, करंट अफेयर सब इसी में आ गया। उसके बाद बोला झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछेगा 50 प्रश्न, समझ लो कि यानी कि आपका झारखंड पेपर जो है वो भी मजबूत होना चाहिए। यानी आप लैंग्वेज पेपर पे भी ध्यान दो, और उसके अलावा झारखंड पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो झारखंड को लेकर के चलना है। 50 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप, 50 क्वेश्चन यानी कि 150 मार्क्स। यहां तो 1 मार्क्स के लिए नौकरी खत्म हो जाता है, यहां 150 मार्क्स की बात है। तो इस 50 क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, गर्दा उड़ा देना है। तो झारखंड जीके पे भी रोज ध्यान देना है, और झारखंड जीके में आप 50 क्वेश्चन के लिए जितना टाइम दोगे ना, उससे कम समय में आपका लैंग्वेज पेपर तैयार हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये 50 प्रश्न आपको पूछेगा झारखंड जीएस से, 40 प्रश्न पूछेगा आपको जनरल स्टडीज से, और अगला है क्या है, अगला आपका हो जाएगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से यानी कि जनरल साइंस से आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, और गणित से आपको 10 प्रश्न पूछेगा। तो होता क्या है ना, जो लोग खास करके कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, पुलिस की, और बड़ी सारी लड़कियां सब है, उन लोगों का मैथ थोड़ा ठीक नहीं होता है, बहुत लोग का मैथ ठीक नहीं होता है। तो इसमें देखो ठीक किया, 10 को प्रश्न दिया है। तो जो लोग का मैथ ठीक नहीं है उन लोग इसको इग्नोर करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ नहीं हो पड़ेगा तो काम चल जाएगा। काहे कि 10 प्रश्न के लिए आप इधर जितना जान दोगे उतना जान आप साइंस में, झारखंड जीएस में, लैंग्वेज पेपर में और जीएस में लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, रिजल्ट हो जाएगा। और जिसका बढ़िया उसको कहना ही का है, लेकिन कितना बढ़िया रहा, 10 को क्वेश्चन पूछेगा, उसको ज्यादा नहीं पूछेगा। तो ये रहा आपका 120 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे पेपर 3 में, उसका एक खाका जो कि सिलेबस में आपका, जो कि आपको नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दे रखा है ना। तो 120 क्वेश्चन यानी कि 360 मार्क्स का आपका होगा पेपर 3, और आपका 300 नंबर का होगा पेपर 2। तो टोटल 660 मार्क्स का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम तो 660 मार्क्स से अधिक का होगा, पेपर 1 भी है, लेकिन पेपर 1 वाला तो क्वालिफाइंग है ना, वो वाला ऐड नहीं होगा। तो 660 में आप जान लो कि आपको 500 के आसपास नंबर क्या करना है, लाना है। 500 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, याद रखना 500 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ऐसे जरूरी नहीं है 500 तक में भी इसका रिजल्ट बन जाएगा, जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि इतना अधिक नहीं जाएगा। फिर देखेंगे, सवाल देखने के बाद ही तय होगा कि क्या जाएगा आपका, मतलब कितना प्लस लाना, कितना नंबर लाना होगा, ये एग्जाम होने के बाद ही कहा जा सकता है, अभी कहना ठीक नहीं होगा। मगर आप टारगेट लेकर के चलो कि आपको अधिकतम अंक लाने हैं। कितना लाना है, अधिकतम अंक लाना है, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, और आगे है आपका 120 प्रश्न हो गया, ये क्लियर है। अब आगे है आपका
कहता है कि पेपर 3 में भी 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि इसमें भी अगर आप 30% अंक नहीं लाते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। सब जगह 30% अनिवार्य है, अगर 30% भी नहीं ला पाइएगा तो कॉपी चेक नहीं होगा, बस यही कहना है इसका। अब हम लोग चलते हैं भाषा पेपर की तरफ, पेपर 2 की तरफ। और पेपर 2 में जो लोग रखेंगे खोरठा, उनका सिलेबस क्या है, क्या क्या उनको पढ़ना होगा, एकदम डिटेल से आज के सेशन में मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पे आप देख रहे हो खोरठा एकदम चमक रहा है पूरा, नहीं खोरठा, ठीक है। तो खोरठा वाले भी चमकेंगे, उन लोगों को परेशान नहीं होना है। अब खोरठा में क्या पढ़ना है वो देखो सिलेबस में क्या दिया बता रहे हैं। लिखता है गद्य भाग में आपको, यानी कि गद्य भाग, गद्य पोर्शन, साहित्य को क्या किया जाता है, शिष्ट साहित्य को 2 भागों में बांटता है, एक गद्य भाग और एक पद्य भाग। तो इस आपका जो एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस है इसमें पद्य पढ़ना ही नहीं है, यानी कि कविता विता गीत उत पढ़ने नहीं दिया है। एकदम मजेदार किया ना, क्योंकि बड़ी लोग कविता गीत में फंसता है, वहीं परेशान होता है। तो दोस्तों गद्य भाग में साफ साफ लिखा है, समझो, इसको अगर नहीं समझोगे तो कहानी गुल हो जाएगा आपका। यहां समझ लेना, बड़े लोग नहीं समझते हैं। कह रहा है कि देखो आपको गद्य भाग में कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है। एकांकी क्या होता है, नाटक होता है, एक अंक के नाटक को हम लोग एकांकी कहते हैं। तो आपको कहानी पढ़ने के लिए दिया है, यानी कि आपको जो बुक रेफरेंस के रूप में दिया है उस बुक में जो कहानी है उस कहानी को पढ़ना है। अगर उस बुक में एकांकी है तो एकांकी को भी पढ़ना है, अगर उस बुक में नाटक है तो नाटक बुक को भी पढ़ना है, और लघु उपन्यास यहां पे लिखा हुआ, अगर लघु उपन्यास है तो उसको भी पढ़ना है ना। तो ये चीजों को याद रखना, कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास पढ़ना है। अब रेफरेंस के रूप में क्या किया, कुछ बुक का नाम दिया, और उस बुक में रखा है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। अब एक पुस्तक का नाम दे दिया, यह पुस्तक है आपका, मैं दिखा रहा हूं, ये देखो ये पुस्तक है आपका, है ना, ये पुस्तक है आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक। और साफ साफ लिखा कि इसका सिर्फ गद्य पोर्शन ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गद्य पोर्शन ही पढ़ना है, इसका पद्य पोर्शन नहीं पढ़ना है, पद्य भाग नहीं पढ़ना। इस पुस्तक में आपको गद्य रचना के साथ साथ पद्य रचना भी मिलेगा, यानी कि कविताएं भी मिलेंगी, मगर आपको कविताएं नहीं पढ़ना है। देखो ये बुक है जो पीछे लगा हुआ है जिसका इमेज, तो ये बुक आपको क्या करना, पढ़ना है। मगर इस बुक में जितना कुछ दिया है सबके सब पढ़ने मत लग जाना, नहीं पता चला बर्बाद हो गए। इसमें आपको कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, लघु कथा पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है ना। जो दिया है इन जो मैं कह रहा हूं यही पढ़ना है, लघु उपन्यास पढ़ना है, इससे अधिक नहीं पढ़ना। तो दोस्तों इस पुस्तक में जो आपको पढ़ना है वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे क्लियर। तो पहला है आपका, इसी यहीं पे लिख दे रहा हूं, दिख रहा है ना, हाँ। तो पहला हो जाएगा आपका मांझो, मांझो कहानी पढ़ना है आपको। क्या करना है, मांझो कहानी पढ़ना है। और मांझो क्या कहानी, भुवनेश्वर साहू का लिखा हुआ कहानी है। किसका है, भुवनेश्वर साहू का लिखा हुआ कहानी है मांझो। तो एक हो गया। दूसरे नंबर में आपको पढ़ना है दिनेश कुमार दिनमणि का लिखा हुआ कहानी है धर्म करम। किसका लिखा हुआ है, दिनेश कुमार दिनमणि जी का लिखा हुआ है धर्म करम। तीसरी कहानी है जिसका शीर्षक है सोंद माटिक टान। अब इस पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, है ना, ये सिलेबस में भी क्लियर नहीं है, यहां पे मैं अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं। सोंद माटिक टान ये भी आपको पढ़ने के लिए दिया है। और सोंद माटिक टान के लेखक कौन है, कहानीकार कौन है, तो बीएन ओहदार सर है। और धर्म कर्म के कौन है, तो दीनमणि सर है ना, दीनमणि सर। इसके अलावा चौथा कहानी दिया है बंसीलाल बंसी जी का लिखा हुआ है, जिसका शीर्षक है चासा। क्या है, चासा। तो चासा कहानी भी आपको पढ़ना है, जो लोग नहीं जान रहे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखो इसमें पांचवा आपको पढ़ने के लिए दिया है, और वो क्या दिया है, डाह दिया है। डाह क्या है, एक नाटक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक अंक पढ़ने के लिए दिया, इसीलिए आपके लिए एकांकी हो जाएगा। डाह एक्चुअली में नाटक है, सुकुमार जी का लिखा हुआ, मगर आपको पूरा किताब नहीं पढ़ना है। हालांकि मैं आपको पूरा किताब बता दूंगा, पूरा किताब नहीं पढ़ेंगे तो मजे नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा आप लोग को दिख नहीं रहा है साफ साफ, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। आपको इस खोरठा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है, तो मांझो कहानी पढ़ना है जिसके लेखक का नाम है भुवनेश्वर साहू। धर्म कर्म कहानी पढ़ना है जिसके लेखक का नाम है दिनेश दीनमणि। उसके अलावा सोंद माटिक टान पढ़ना है जिसके लेखक का नाम है बीएन ओहदार। चासा कहानी पढ़ना है जिसके लेखक का नाम है बंसीलाल बंसी।
अब 5वां नंबर में आ जाओ, यानी कि आपको 5 टॉपिक पढ़ने के लिए दिया है। कहां से? गद्य पद्य संग्रह पुस्तक से 5 टॉपिक पढ़ने के लिए दिया। डा एकांकी भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। तो ये सब के सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। तो यहां तक क्लियर है? आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अगर दिख नहीं रहा था तो मैंने बोला है, आप वहां से लिख सकते हो, नहीं तो फिर इसका मैं पीडीएफ दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ इसका मैं दे दूंगा, है ना। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है रोहित सर खोरठा। क्या नाम है? रोहित सर खोरठा। रोहित सर खोरठा करके टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, रोहित सर खोरठा नाम से। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? ये सिर्फ इसका सिलेबस का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी सारा पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा, याद रखना। और ये वाला भी ऐप पे भी आपको मैं दे दूंगा। चलो क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे है, ये आपने देख लिया, तो गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में क्या क्या पढ़ना था ये एकदम क्लियर हो गया। अगला है दू डार जिरहुल फूल। देखो ख में दिया है गद्य सेक्शन में पढ़ने के लिए, और ये पुस्तक का नाम दे दिया। कहा कि आपको दू डायर जिरहुल फूल भी पढ़ना होगा। और दू डायर जिरहुल फूल, देखो ये पुस्तक है दू डायर जिरहुल फूल, है ना। ये कक्षा 10 में खोरठा भाषा की पुस्तक है ना। कक्षा 10 के लिए जो खोरठा भाषा चूज किए उनको ये पुस्तक पढ़ना पड़ता है। इसका नाम है दू डायर जिरहुल फूल। अब कह रहा है कि दू डायर जिरहुल फूल में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखो इसमें जो पढ़ना वो मैं लिख दे रहा हूं। तो पहला नंबर में आपको पढ़ना है भीमा कहानी। भीमा कहानी, इसके लेखक कौन है? तो मनपूरन गोस्वामी। कौन है? मनपूरन गोस्वामी। दूसरा नंबर में जो आपको पढ़ना है वो है आपका रईस्का कहानी। क्या है? रईस्का। रईस्का कहानी जो है वो आपका लिखा हुआ है बंसीलाल बंसी जी का। किसका है? बंसीलाल बंसी जी का लिखा हुआ कहानी है, ये आपको पढ़ना है। तीसरे नंबर में आपको एकांकी पढ़ना है, और एकांकी का शीर्षक है फूल। फूल, फूल एकांकी है, और इस एकांकी के लेखक का नाम है शांति भारत। क्या नाम है? शांति भारत। चौथे नंबर में जो आपको पढ़ना है वो लोक कथा दिया है, यानी कि चित्रा रानी। क्या पढ़ना है? चित्रा रानी। चित्रा रानी ये क्या है? ये भी कहानी है, लोक कथा है ये, और इसके जो लेखक है वो हमारे प्रामाणिक जी हैं। कौन है? प्रामाणिक जी। तो 4 रचना इसमें हो गया। अब आ जाओ 5वें रचना की तरफ। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी का लिखा हुआ है मूड़ फुचका। मूड़ फुचका। अब ये कहानी भी आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। मूड़ फुचका ये क्या है ना, ये लघु कथा है, समझ रहे ना, चाहे एकदम 4 लाइन के हो कथा ही वाला। 5वां नंबर में आपको 5वां हो गया मूड़ फुचका। 6ठा में आपको दिया है हरियरे हरियर। एक कहानी है हरियरे हरियर, मतलब हरा ही हरा। ये गजाधर महतो प्रभाकर जी का लिखा हुआ कहानी है हरियरे हरियर। तो इस किताब में आपको इतना ही, यानी कि 6 टॉपिक इस दू डायर जिरहुल फूल से आपको पढ़ना है। 5 टॉपिक आपको पढ़ना था खोरठा गद्य पद्य संग्रह से, यानी कि कुल मिलाकर के 11 टॉपिक हो गया। और सब टॉपिक एकदम छोटा छोटा है। कैसन है? छोट छोट है, यानी कि तुरंत खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। 1 घंटा भी नहीं लगता एक टॉपिक को खत्म होने में। बहुत डिटेल से एकदम जो खूब खींचेंगे तब 1 घंटा लग सकता है, या नहीं तो एकदम कम समय में खत्म हो जाएगा। तो 6 और 5 11 टॉपिक आप लोगों ने कुल मिलाकर के देखा। अब इसके बाद अगला खंड जो है वो आपका व्याकरण का है, और व्याकरण में भी एकदम साफ साफ लिख दिया है कि आपको का पढ़ना है। तो पहले बोला कि आपको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, और कहावत पढ़ना है। लो भैया यहां पे कितना दिया? 1 2 3 4 5 6। मगर गड़बड़ क्या किया, जब सवाल पिछली बार पूछा था ना एग्जाम में, तो यहां पे देखो वचन लिखा हुआ है नहीं ना, और एग्जाम में वचन से भी गर्दा उड़ा के सवाल दे दिया। अब बोलिएगा कि सर सिलेबस में तो वचन नहीं लिखा है, तो सवाल काहे दिया? अब ये बतिया तो भैया हम सोच रहे हैं कि पूछा, बोला नहीं है कि वचन पढ़ना है, और जबरदस्ती वचन से सवाल दे दिया, और 1 2 ना कई गो सवाल दे दिया। तो समझ रहे हो? तो यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा, कहावत, वचन, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? और ये सब मैं आपको क्या करूंगा? पढ़ा दूंगा। अब ये इसके ग्रामर में सहायक पुस्तक के रूप में दिया है खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, जो कि एके झा की पुस्तक है। तो हालांकि ये बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है, और ये बुक अगर ले भी लोगे तो आपको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बुक से आपके सवाल पकड़ाने वाले नहीं है, भले से यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, या फिर कोई दूसरा बुक ग्रामर का आप खोरठा ग्रामर का रख सकते हो अगर रखना चाहो तो।
क्लियर है? बाकी मटेरियल तो मैं आपको दूंगा ही। अब आगे देखो, आगे है खोरठा व्याकरण के लेखक वासुदेव महतो। अब ये व्याकरण के पुस्तक का नाम रेफरेंस के रूप में दिया है कि वासुदेव महतो का लिखा हुआ ग्रामर बुक भी आप पढ़ो, है ना? कोई भी ग्रामर पढ़ो, सब ग्रामर एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निबंध के रूप में, यानी कि आपको निबंध भी पढ़ने के लिए दिया है। क्या दिया है? समसामयिक विषय पर निबंध। तो इसके निबंध के लिए समसामयिक विषय को लेकर के घबराना नहीं है, ये भी देख करके घबराना नहीं। डॉक्टर बी एन ओदार का लिखा हुआ जो निबंध है ना, डॉक्टर बी एन ओदार का लिखा हुआ निबंध, खोरठा निबंध, है ना? तो इस पुस्तक को आप पढ़ लो, इस पुस्तक से ही आपका काम चल जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो लिखा है संपादक मंडल कुमारी शशि डॉक्टर विनोद कुमार, तो ये वाला निबंध संग्रह अभी तक छपबे नहीं किया है, तो लोग कहां से पढ़ेगा? किसी के पास ये चीज नहीं है, और यहां से सवाल भी नहीं आएगा निबंध से, समझ रहे? ये बी एन ओदार सर का जो पुस्तक है, इसी पुस्तक से आप क्या करोगे? काम, इसी पुस्तक को आपको पढ़ना है। ये रहा पुस्तक, इस पुस्तक को आपने पढ़ लिया तो समझ लो कि आपका काम हो गया। तो इसमें जितने निबंध है 12 निबंध है, 12 निबंध हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, और बड़ी मजेदार निबंध है। तो आपने देखा 6, 5, 11 और 12 इधर निबंध हो गया, यानी कि 23 टॉपिक हो गया। और उसके बाद ग्रामर का जो आपका समझ लो कि 8-10 टॉपिक है, तो 23-10 कितना हो गया? 33, यानी कि कुल मिलाकर के 35, है ना? 35 क्लास इस एक्साइज कांस्टेबल के लिए 35 लेक्चर्स काफी है। 35 लेक्चर्स काफी है। और 35 में भी अगर मैं मैक्सिमम कहूं तो 50, यानी कि 50 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, एकदम आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है? और आपको मैं बता रहा हूं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी मैं दूंगा एक्साइज कांस्टेबल का, वो सारा का सारा ऐप पे प्रोवाइड करवाऊंगा। और मेरे ऐप का नाम है झार पाठशाला। आप लोग प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो, झार पाठशाला, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब व्यवस्था हो गया है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और इसी ऐप पे आपको सारी सुविधाएं क्या की जाएंगी? प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जहां पे आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, जहां पे आपको अगर एमसीक्यू वगैरह भी जो भी करना हो वहीं पे आपको मिलेगा, है ना? और इसके अलावा दोस्तों आपको सारा का सारा लेक्चर ऐप पे ही मिलेगा। यूट्यूब पे आपको एक्साइज कांस्टेबल का लेक्चर अभी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो 2-4 उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? तो आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, और इस ऐप पे आप जाओ, आपको खुद दिख जाएगा कि आपके लिए वहां पे क्या तोहफा रखा हुआ है। और अब मैंने कहा था आपको शुरुआत में कि आज के सेशन में मैं बी एन ओदार का निबंध मैंने आपको बता दिया है। आज के सेशन में मैं, ये देखो डाह नाटक पुस्तक है, ये थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ये डाह नाटक आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ पुस्तकों का तस्वीर देखो जो आपको पढ़ने के लिए दिया है, ये भी है, ये दूडायर जिरहुलफुल जो मैंने आपको दिखाया, ये निबंध की पुस्तक है बी एन ओदार की। अब चलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ उसमें जो, क्योंकि एमसीक्यू मैंने लिख रखा है, तो चलो आप लोगों के लिए देखते हैं किस तरह के सवाल आए थे, एक बार आप लोग जरूर देखो। तो देखो दोस्तों, ये रहा आपका झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019, एग्जाम का डेट था 4 अगस्त 2019। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? क्वेश्चन पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर देखो, मैं सिर्फ आपको सवाल दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आए और क्यों ना लोग अधिक नंबर लाएगा। बताओ, कह रहा है कि अघन सुखे फूलल गाल, अघन में सुख से गाल फूल गया, फैर बहुरिया गोए हाल, कहावत के माने बतावा, है ना? अब ये देखो, आपने समझो कि आपने पढ़ाई नहीं है और आपको क्या किया जा रहा है? ये पेपर दे दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि बताओ इसका जवाब क्या होगा। तो ऐसे भी कॉमन सेंस से भी आप जवाब दे सकते हैं कि अघन सुखे, यानी कि सुख के समय में तो ठीक है, लेकिन फिर वही याद नहीं बोलते हैं हिंदी में कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधरिया रात। तो ओकरे लिए खोटा में कहावत चलता है कि अघन सुखे फूलल गाल और फिर बहुरिया हाल, है ना? जब सुख का समय था तब तो एकदम गाल फूलल था, फिर बहू का वही हाल हो गया। तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन? इसका मतलब क्या? इस कहावत का मतलब है थोड़े दिने सुख, यानी कि कुछ समय का सुख बस। और दूसरा कहावत आपको बता रहे हैं जो पूछा था कि ऊपरे राम राम बगल में छुरी। अब ऊपरे राम राम और बगल में छुरी, सुने ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाला है ये। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है धोखेबाज। इसका मतलब क्या है? धोखेबाज। अब कुकरे पेटे घी नाय पचे, ये एक कहावत है। तो इसका अर्थ बताने कि कुकुर के पेट में घी नहीं पचता है, मतलब बात हजम करे, बात बचवे या बात ना पचवे। तो कुकुर के पेट में घी ना पचे केकरा कहल जाए? जे अपने पेट में बात को नहीं पचा सकता उसको कहा जाता है। वो कोई आदमी देखे होंगे, आदमी का जेनियन की भी देखे होंगे, दोनों लड़का लड़की जेनी जे ले सकल अग्रिन के एकदम पेट में बात ना पचता, एक कान देने से सुनतुन और इन्हें मुंह से सबके बोलने चलतुन। जब तक एकदम 500 आदमी के बोलने लगतु तब तक इनके मन हल्का ना लगता, सबके बोलने चलतुन, तू जानो ही ऐसे होलो, तू जानो ही ऐसे होलो।
अब घर एक मुर्गी दाल बराबर, अब इन सब खातिर बताओ, इन सब खातिर पढ़ने का जरूरत है। घर एक मुर्गी दाल बराबर कहावत के माने बताओ, क्या बता सकल है? घर एक मुर्गी दाल बराबर कहावत के माने मतलब कि घर के चीज के कोनो मायने ना है ना, माने घर के चीज है तो ओकर कोई महत्व ना है, ना कोई महत्व ना है। अब बाहर के चीज ना कहती, बाहर के चीज एकदम बड़ी सुहान लागो है, अघारा वाला एकदम ठीक ना लगता, तो ओकरे लिए कहावत चल पड़ल है कि घर एक मुर्गी दाल बराबर। चट मंगनी पट बिहा, अब एगो कहावत है चट मंगनी पट बिहा। अब चट मंगनी पट बिहा माने की है? चट मंगनी पट बिहा मतलब कि देरी से काम करे, रसे रसे काम होवे, कि जल्दी काम उसरे, मतलब इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से काम हो जाना। चट मंगनी पट बिहा माने सब काम एकदम जल्दी हो जाना। आग टांगे, बड़ी गोटी आग टांग होती, खूब आग टांग होती, का है? आग टांगे का एगो मुहावरा है, और आग टांगे माने काम ना है शैतानी करना, बदमाशी करना ना करते, बड़ी आग टांग ले धोवाजी में, है ना। तो एक मतलब की है, एक मतलब हो आग टांगे का मतलब है बदमाशी करना, शैतानी करना। कपार खाए के, हमरा फोन कर करके कपार खागल थू ना सब, अभी कपार खाए के मुहावरा लागे। कपार खाए के मतलब की है? कपार खाए के मतलब है परेशान करे, जैसे हमरा फोन कर करके परेशान कर लेते कि कहिया एक्साइज कांस्टेबल वाला दबी, कहिया एक्साइज कांस्टेबल वाला दबी, तो कपार खागल थू पूछ पूछ के, तो ओकर लिए एक मुहावरा है कपार खाए। कपार खाए माने परेशान करे। तो अब तो नहीं बढ़िया से समझ गए लोबा। अब देखो थोथना रांगे के मुहावरा पूछा, थोथना रांगे। अभी तक देखो 8 सवाल आप लोग बिना पढ़े देख रहे हो, और 8 का जवाब आप लोगों को आ रहा होगा। अभी और देखिएगा क्या को जवाब दिलवा देंगे सो। तो थोथना रांगे, अब थोथना माने जानबे करो मुंह हो गए, थोथना रांगे माने का हो? रंग लाके पेंट कर दो ना है। थोथना रांगे के मतलब मारे के, है ना। थोथना रांगे के मतलब का हो है? थोथना रांगे के मतलब मारना ना। को छोड़ी कहो थी, कोई लड़का में बिगड़ल है, जब छेड़ता है ना तो लड़की जवाब देती है, गावा देने बोलती है मार के थोतना रैंक दबाओ, कर भी बदमाशी है कि नहीं। तो थोतना रैंक दबाओ माने का? मारना। अब एक और मुहावरा है पसीना गारेक। अब देखिए पसीना गारेक, पसीना गारेक मतलब का है? हमरो पसीना आर ले एकदम गाड़ दली हो भी। पसीना गारेक एगो मुहावरा लागे। पसीना गारना मतलब होता है मेहनत करना। अब जे मेहनत करते ओकरे पसीना निकलते, जब मेहनतें ना करते अगर की पसीना निकलता है नहीं। तो यहां हो सकता है आपको सवाल अच्छे से ना दिख रहा हो, मैं जूम कर दे रहा हूं। और इस सवाल में देखिए आप 10वां नंबर सवाल, पीठ दिखावे के मुहावरा के अर्थ है। पीठ दिखाना का मतलब क्या होता है? पीठ दिखाना मतलब भाग जाना। अब भाग जाए के खोरठम कोथिन, चाहे तो भाग जाए के लिखता हो चाहे भागे के लिखता हो, तो ये दो में से एक हो गया। पीठ देखने का मतलब की है? भागे, मतलब भागना। तो देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, अभी मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए मुहावरा और आपको कहावत से। एक बात बताओ, 10 सवाल आप जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे ना, आसानी से बना ले रहे हैं ना। अब बोलिए कि जब मैं ये कहता हूं कि आप 100 में 100 ला सकते हैं, तो क्या मैं गलत कहता हूं? आप बिना तैयारी के 10 क्वेश्चन आराम से बना रहे हो, और अगर आपने तैयारी किया तो आप 100 में 100 क्वेश्चन नहीं बना लोगे। अरे ये है स्टैंडर्ड एक्साइज कांस्टेबल के भाषा पेपर का, काहे नहीं बना सकता है आदमी? 100 बना सकोगे, 100 में 100 क्वेश्चन हल कर लोगे, 300 नंबर हंस के ले आओगे। हम बता रहे हैं आपको, देख लेना एग्जाम देते टाइम, मेरी बात याद आ जाएगी। आर सवाल दिखा रहे हैं, आर सवाल दिखा रहे हैं। देखो जावा गीत गावल जाए। अब जावा गीत कौन न जाने कि जावा गीत करम में गावल जाए, नहीं जानता है क्या? करम में जावा गीत गाया जाता है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक पर्व हके, करम, छाता, जितिया, सोहराय। अब ये ऑप्शन दिया, तो देखो भाई बहन का जो प्यार का प्रतीक पर्व है वो कौन सा है? करम पर्व है। करम पर्व के बारे में सब जानता है कि भाई बहन के पर्व है। कौन पर्व? करम पर्व। और बात पूछ रहे लोग करम पर्व कहिया मनावल जाए? अब गोटे झारखंड जानो कि भादो महीना में करम पर्व मनावल जाए, सब एकदम करम पर्व में खूब खुश होते हैं। इसके बाद देखो ये सब कुछ ग्रामर का सवाल है जिसको छोड़ देते हैं, और कुछ और सवाल आपको दिखाते हैं तो जो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। ये सब भी बना लोगे, लेकिन एक बार देखोगे तो आप पूछ ले है कि मामा के स्त्रीलिंग बताओ। अब मामा के स्त्रीलिंग के नहीं जाने, मामी बताओ। नाना के पूछता तो नानी, मामा के मामी। बोल रहे सेठ के स्त्रीलिंग, सेठ के सेठाइन हो जाता है। अगला पूछ रहा है कि देखा रहे हैं आपको, बाघ के बहुवचन बोल रहा है, तो बाघ के बघवन हो जाएगा। YouTube पे मैंने वचन पढ़ा करके रखा है, और देखो दोस्तों सिलेबस में वचन दिया नहीं है, मगर यहाँ पे वचन से पिछली बार क्या किया? सवाल पूछा था। पिछली बार का सिलेबस भी एकदम सेम था, वचन नहीं है लेकिन वचन से सवाल पूछा, देख रहे हैं ना। इसीलिए मैं वचन आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूं, वचन जरूर पढ़ लेना, और इस बार भी भर के सवाल रहेगा। बाघ के स्त्रीलिंग बोल रहे हो, बाघ के जनिया का नाम बोल रहे हो, बाघ का स्त्रीलिंग का होगा? बाघिन होगा। छोटका के स्त्रीलिंग छोटकी होगा। ऐसा सवाल दिया था, काहे नहीं मारेगा? बिन पढ़ले सब लोग इसको क्या किया? गर्दा उड़ा दिया था। सब इसको अच्छा खासा सवाल हल करके आया था एग्जाम में। अब देखो और कुछ सवाल दिखा रहे हैं, जैसे
यहां पे दिया कि माय के पुल्लिंग बतवा। अब ये वाला सवाल देख, माय का पुल्लिंग क्या होगा? माय का पुल्लिंग क्या होगा? बाप होगा। अब एक से भी आसान सवाल हो सकता है, बताओ। बोल रहा है माय के पुल्लिंग क्या होगा? माय के पुल्लिंग बाप होगा। अब एक से आसान क्या होगा बताओ? एक से आसान अगर कोई खोज रहा है तब फिर ओकर लिए भाई कोई एग्जाम ओकर लिए ना हो, कोई परीक्षा ना पास कर सकल, सब में उड़ डूबता हो। क्लियर? अब यहां देखो इतने सारे आसान आसान सवाल दिए, इसके अलावा मैं आपको और दिखा रहा हूं जो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे देखो, चित्रा रानी लघु कथा के लिखल, डायरेक्ट सिलेबस से सवाल, समझ में है ना? बोल रहा है देखो सिलेबस में टॉपिक का नाम दिया और टॉपिक दिया ना चित्रा रानी। आपको चित्रा रानी किस में पढ़ने के लिए दिया है? तो दोस्तों आपको चित्रा रानी पढ़ने के लिए दू डायर जीरुल फूल में दिया है ना? किसमें दिया है? चित्रा रानी पढ़ने के लिए दू डायर जीरुल फूल में दिया। शिवनाथ प्रामाणिक जी की यह रचना है। तो पूछ रहा है कि चित्रा रानी लघु कथा जो है इसके लेखक का क्या नाम है? तो शिवनाथ प्रामाणिक नाम है। ये एकदम एक बार देखना और आंसर बन जाएगा। उसके बाद बोल रहा है चित्रा रानी लघु कथा, अब ये तो अंदर कहानी पढ़िएगा तब जवाब दे पाइएगा, इसको रहने देते हैं। पेशक बतिए भी नहीं, मुड़ फुचका लघु कथा के लिखल, ये भी सीधे सीधे सवाल से मतलब आपका सिलेबस से सवाल। बोल रहा है मुड़ फुचका के लेखक कौन है बताओ? तो नहीं बता सकेगा क्या? मुड़ फुचका का लेखक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है। सीधा सीधा सिलेबस से सवाल दे दिया। इसके बाद और देखो, और आपको दिखा रहे हैं हरिहर हरिहर कहानी के लेखक कौन है ना? तो हरिहर हरिहर कहानी के लेखक कौन है? हमारे गजाधर महतो प्रभाकर है। तो दोस्तों एकदम सीधे सीधे सवाल दिया रहा है, ऐसे ऐसे सवाल कि एक बार भी अगर आप सिलेबस देखे रहो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? जवाब दे सकते हो। पूरा पाठ्यक्रम को मैंने बताया कि क्या क्या आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा, आपका एग्जाम किस प्रकार का होगा, कितने पेपर का आप एग्जाम दोगे, कितने कितने सवाल रहेंगे, खोरठा का सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने लेक्चर में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये सब मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित सर खोरठा जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना? जितने भी लोग एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो सब लोग आराम से रोहित सर खोरठा टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक मैं दे दूंगा नीचे, वहां जाकर के ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों आप लोगों को मैं तोहफा दूंगा जैसा मैंने कहा है। बस आप लोग क्या करो, मेरा जो अभी ऐप है इस ऐप को डाउनलोड कर लो, झार पाठशाला ऐप, है ना? झार पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर लो। बहुत जल्द आपको मैं अनाउंस करने जा रहा हूं कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ में, जिसमें आपको मैं आपके सिलेबस का किसी एक टॉपिक को पढ़ाता हुआ मिलूंगा। तो मिलते हैं, विदा लेता हूं। आपने सवालों को देखा कि कैसे कैसे आसान से सवाल आपको पूछे जा रहे हैं, और आपने ये भी देखा कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। तो अब तैयारी में लग जाइए, अब किस बात का सोचना। तो विदा लेता हूं दोस्तों आप लोगों से, बड़ा मजा लाया आपके साथ जुड़ करके, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे देखते जाना, सब कुछ मिलेगा। तो अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और बदले में आपको मैं जो भी संभव होगा जरूर दूंगा। तो फिर मिलूंगा अगले सेशन में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।